नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम के लिए बनाए गए कानून यानी यूएपीए के मिसयूज गलत इस्तेमाल पर फिक्र जताते हुए सरकारों से कहा है कि किसी पर दहशतगर्दी का ठप्पा लगाने से पहले संजीदगी से गौर व फिक्र करना जरूरी है। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि इख्तिलाफ को दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया गया है। यूएपीए के तहत गिरफ्तार 3 तलबा को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने यह सख्त रिमार्क किया है। तनाशा कलिता और आसिफ इकबाल तनहा को पिछले साल दिल्ली फसाद मामले में साजिश के इल्जाम में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट से झटके के बाद अब दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वाकई यूएपीए कानून का सरकारों ने गलत इस्तेमाल किया है? क्या अवाम के आईनी हुकूक के यूएपीए के तहत दबाने की कोशिश की जा रही है? आज इसी को हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़े हुए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तहसीन पूनावाला जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा मेरे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी डिबेट का हिस्सा है। और प्रभात राय जी एक्स IAS ऑफिसर हैं, वो भी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात राय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है और शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, यूएपीए को लेकर 2-3 दिन पहले आपने देखा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत सख्त रिमार्क किया है और उसने साफ साफ अपने लफ्जों में कहा है कि अगर ऐसा ही इस कानून के साथ किया जाता रहेगा तो आतंकवाद के अपराध की गंभीरता नहीं बचेगी। शुभेंदु जी, देखिए, मैं कल भी आपके एक चैनल पे था, आपके चैनल पे था दोपहर में, और इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ था। मैं खाली ये बताना चाहता हूं कि अभी जमानत मिली है, ये मत समझिए कि उनको रिहा कर दिया गया। पहला पॉइंट, उनके ऊपर बड़े संगीता वो लगाए गए थे, वीडियो लगाए गए थे, और ये हमारी लोअर कोर्ट ने इसके पहले उनको मुलजिम माना था, उसी पर हाई कोर्ट ने नहीं माना है। अब हम सुप्रीम कोर्ट पे बात करेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट उसको तय करेगा तब उस विषय के ऊपर बात करेंगे। बट ये बात बहुत सच्ची है कि बहुत सारे अपराधी जो चाहे वो मर्डर के हो, चाहे वो रेप के हो, चाहे वो चोरी के हो, चाहे वो डाके के हो, या फिर इस तरीके के राजद्रोह के लोग हो, उन लोगों के पास यदि पुलिस के पास उनके लिए कोई प्रूफ नहीं मिलता है तो उनको छोड़ दिया जाता है। और वो कैसे छोड़ा जाता है? और कहा जाता है कि सबूत नहीं पेश कर पाई पुलिस, इसलिए छोड़ा जा रहा है। तो होता है ये ऐसा। अब उनको 5-6 वीडियो में देखा गया है लोगों को उकसाते हुए पब्लिक के बीच में। नहीं, देखिए, अब उस समय पर सुनिए, देखिए शुभेंदु शेखर जी, मुझसे ज्यादा जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स में आपको जानकारी है और इसके अलावा आम चीजों में आपको बहुत जानकारी होगी। लेकिन मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि आपने यहां पर मिसाल दी चोरी की और डकैती की और इसके अलावा छोटे मोटे मामलों की। बात यूएपीए की हो रही है जिस पर पूरा अपोजिशन को एतराज था, लेकिन फिर भी राज्यसभा और पार्लियामेंट से इसको एक तरह से लोकसभा से पास करा लिया सरकार ने। इसके अलावा अपोजिशन ने बार बार कहा कि इस कानून में बहुत सी कमियां हैं, खामियां हैं, स्टैंडिंग कमेटी के पास इसे भेजा जाना चाहिए। तो यूएपीए की हम बात कर रहे हैं शेखर साहब। देखो, मैं आज की बात करता हूं, यदि देशद्रोह की बात होती है, ये वही लोग हैं जिन्होंने जेएनयू में बैठकर भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बात कही थी, नारे लगाए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद लगाया था। आप भूल गए होंगे उमर साहब को, आप भूल गए होंगे ये पूरी टीम को। ये वही लोग हैं जिन्होंने यहां पर भी आके देश को तोड़ने के लिए बात करी, पर अब की बार उनको ये समझ में आ गया कि यदि हम हाथ में पाकिस्तान के झंडे लेंगे और पाकिस्तान का हम जिंदाबाद करेंगे तो हम पकड़ लिए जाएंगे, तो इसके बाद नहीं किया। पर वहां पे 52 लोगों की डेथ हुई है, 200 से ज्यादा लोग वो हुए हैं, घायल हुए हैं। तो ऐसे केसेस में पुलिस ने अपनी जो जांच में पाया और उसको सरकार के सामने रखा, कोर्ट के सामने रखा। अब ये कोर्ट को डिसाइड करना है। यदि कल को ये सुप्रीम कोर्ट से भी छूट जाते हैं तो ये छूटे माने जाएंगे। और जहां तक कि जो दूसरी पार्टियों की बात कर रहे हो कि ये ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, तो उनको मालूम होना चाहिए, मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से,
हर समय पे कोई ना कोई इस तरीके का कानून था, चाहे रासुका हो चाहे कोई और हो। और आपको सबसे बड़ी मिसाल देना चाहता हूं साध्वी प्रज्ञा का, कर्नल पुरोहित का और स्वामी असीमानंद जी का। हमारे तो कोर्ट ने 7 महीने में डिसीजन दे दिया, या तो 8-8 साल तक जेल में रहे वो लोग। तो इस तरीके की बात विपक्ष ना करे। जब राष्ट्र के लिए बात होगी, देश के लिए बात होगी, कंट्री के लिए बात होगी। ठीक है, मैं तहसीन पूनावाला जी आपके पास आ रहा हूं। तहसीन पूनावाला जी, जिस तरह से यहां पर शुभेंदु शेखर अवस्थी जी कह रहे हैं कि इस तरह के कानून तो तमाम सरकारों में रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अपोजिशन बार बार कहता है कि जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो वो मुल्क से गद्दारी हो जाती है, वो देशद्रोह हो जाता है। और इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बहुत सख्त रिमार्क किया है। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका दिया। मैं अवस्थी जी बड़े ध्यान से सुना, और जब मैं उनको सुन रहा था, मैं फैक्ट चेक अपने आप को कर रहा था कि जो मैं बोलूंगा वो तथ्य है या तथ्य पर आधारित नहीं। तो आप जब एक नंबर 1 चैनल पे आते हो और आप कहते हो कि जिन्होंने कन्हैया वगैरह का, जिन्होंने वहां पे नारे लगाए, तथाकथित नारे लगाए, उस पर यूएपी चार्जेस लगे, वो गलत है। यूएपीए के चार्जेस लगे ही नहीं पर उस हादसे के लिए। तो आप एक चैनल पर आकर गलत बात, किस को आप कहां ले जाते हो ये आप ही को नहीं पता, और आप मुझे फैक्ट चेक कर लेना इस पर। हाँ, सेडिशन के चार्जेस लगे थे, लेकिन यूएपीए के कानून के चार्जेस नहीं। दूसरी बात, अब हम आते जो मूल बात है, हमारे मुल्क में ये कानून क्यों लागू किया गया और क्यों इस कानून का इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी, जो मौजूदा हुकूमत, ये डरते हैं कि हम उनसे प्रश्न पूछें, ये डरते हैं कि हम इनकी जो झूठ है उसे एक्सपोज करते हैं। इसलिए भाजपा को और मौजूदा हुकूमत को जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे देशद्रोह करार किया जाता है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रज्ञा ठाकुर की बात करते हैं और आप नेशनल चैनल पर आते हो, न्यूज़ 18 उर्दू, जो देश का इस वक्त का नंबर 1 उर्दू चैनल, तब आप फिर से गलत बात करते हो कि प्रज्ञा ठाकुर को कोई क्लीन चिट नहीं मिली है हाईकोर्ट से। उन पर अब भी, इस वक्त भी आतंकवाद के जो मुकदमे और चार्जेस है वो है, और कोर्ट ने उसे खारिज करने से मना कर दिया। कोर्ट का ऑर्डर आपको पढ़ सकता हूं, लेकिन समय वेस्ट होगा। कोर्ट ने कहा ये बहुत गंभीर चार्जेस, बेल उन्हें हेल्थ ग्राउंड पर, उन्होंने कहा उन्हें कैंसर हुआ। अब पता चला कि कैंसर के कोई इलाज के डॉक्यूमेंट्स, खैर वो अलग बात है, और उस व्यक्ति को आपने पार्लियामेंट में भी। तो सवाल ये है कि आप ये इसलिए कर रहे हो कि आप डरते हो कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त एक्सपोज हो, और आपको ये लगता है आप लोगों को डराओगे और आप लोगों को चुप रहेगा। वरना यूएपी का जब कानून पास हो रहा था, जो उसमें प्रोविजंस थे जिससे हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस रख सकते थे, खास करके पुलिस जो इसे लागू करती है आर्बिट्ररी, उसको आपने क्यों निकाल दिया? और कौन सी जमहूरियत में ऐसे कानून? आप बताइए मुझे, जमहूरियत की बात, मैं चाइना की बात नहीं कर रहा हूं, सऊदी अरेबिया की बात नहीं कर रहा हूं, किस जमहूरियत में ऐसे कानून? चलिए, मेरे साथ एक और खास मेहमान है। मैं तहसीन पूनावाला जी, आपके सवाल का जवाब मैं शुभेंदु शेखर जी से लूंगा, लेकिन मेरे साथ इस बीच फराह फैज जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। फराह फैज जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, जो सवाल तहसीन पूनावाला ने पूछा है कि अगर सरकार से सवाल किया जाता है तो सरकार जवाब देने से घबराती क्यों है, सरकार उसे राष्ट्रद्रोह या मुल्क से गद्दारी से क्यों जोड़ दिया जाता है अगर कोई सवाल पूछा जाता है? देखिए, सवाल पूछने का तरीका में यदि 52 लोगों की डेथ हो जाए, 52 लोगों की, 200 लोग घायल हो जाएं, तो पूनावाला जी और आप सब लोगों को यह समझ में आना चाहिए क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, वहां दंगा भड़का रहे थे। और मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूं कि हो सकता है इनको हाई कोर्ट से जो जमानत मिल गई हो, पर सुप्रीम कोर्ट भी है, उसका इंतजार कर लेना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो अभी पूनावाला साहब कह रहे हैं, मैंने साध्वी प्रज्ञा के लिए ये नहीं बोला कि, और ना ही उनके ऊपर, कन्हैया के ऊपर बोला कि उनके ऊपर यूपीए लगाया गया था, इसलिए वो अपने शब्दों को ध्यान रखे। मैंने इन लोगों के लिए बोला है कि इसलिए लगाया गया है कि ये लोग कहां से जुड़े हुए थे। पिंजरा तोड़ करके आपने इनका सुना ही होगा। ये किनकी बेटी है ये भी पता चल गया होगा, जो सीपीआईएम की बहुत सीनियर लीडर की लड़की है। पूरा कम्युनिज्म जो भारत के अंदर भारत को पहचान बनाने से मना करता है, वो इसके पीछे है। और आप हमसे कह रहे हो कि भारत में रहते हुए भारत को तोड़ने वालों के ऊपर क्वेश्चन ना किया जाए। और क्वेश्चन कौन सा? वहां पे सीएओ के जो धरना चल रहा था, वो किस तरीके के क्वेश्चन थे?
नहीं, सवाल पूछना तो राइट है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है शुभेंदु जी, ये तो राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप सवाल पूछिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया बाकायदा। उसका राइट तो नहीं कराएंगे ना, मुझे 2 लाइन के राइट तो नहीं कराएंगे ना। 52 लोगों की डेथ हो गई, अगर ये खास कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो आप उन्हें आतंकवादी करार दे देते हैं, और उनसे जुड़े जो इश्यूज होते हैं, अगर कोई भी लोग जेएनयू का कोई कैंडिडेट इस आवाज को उठा जाता है तो आप पाकिस्तान का जिक्र ले आते हैं। मेरा इनसे सवाल ये है कि यूपी में आज इतने बदतर हालात हैं, अभी रिसेंटली सूर्य प्रकाश सिंह जो है आईएएस ऑफिसर, उन्होंने योगी की सरकार से एक सवाल पूछा, उनके खिलाफ अभी एक गंभीर धाराओं में एफआईआर लॉन्च कर दी गई है कि ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अगर मैं खुद बजात फराफेज अगर यहाँ के करप्शन को इंडिकेट करते हैं तो मेरे खिलाफ एफआईआर लिखाई दी जाती है, तो इसमें अपनी आवाज को उठाने का क्या तरीका है? इस देश में, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लोगों को राइट्स दिए गए उनको इस तरह से क्यों दबाया जा रहा है? आपके नजदीक तो जो भी कोई सवाल उठाएगा, जो आपसे सवाल करेगा, क्योंकि आप मेजोरिटी में हैं, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर लिखाएंगे, आप उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर देंगे, पुलिस एक्शन ले लेंगे। ठीक है, तहसीन पुनावाला आप भी अपना सवाल पूछ लीजिए, इश्यू को रेज शुभेंदु शेखर जी जवाब फिर देंगे, दोनों लोगों का, फराजी का और आपका भी जवाब देंगे। तहसीन पुनावाला आप भी अपना सवाल पूछ लीजिए। मेरी पूरी बात, ठीक है, कल जब कोरोना का नहीं, कल जब कोविड का शुरुआत हुई थी और हजरत निजामुद्दीन की दरगाह का मसला आया था, तो वहां से मौलाना साहब फरार कैसे हो गया? कैसे फरार हो जाते हैं? क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता? कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? ये तो बहुत छोटे लोग हैं। चलिए ठीक है, ये नताशा वगैरह ये बहुत छोटे, ठीक है, शुभेंदु जी इसका जवाब देंगे। तहसीन पुनावाला आप भी अपना सवाल पूछ लीजिए, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे। ठीक है, ठीक है फराजी, अब जवाब आपको मिलेगा। प्रभात राय जी मैं आपके पास भी सर आ रहा हूं। तहसीन पुनावाला जल्दी से अपना सवाल पूछ लीजिए। देखिए, मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये बात को माना कि उन्होंने यूएई का उस जेएनयू के प्रोटेस्ट को लेकर नहीं कहा, तो जेएनयू के प्रोटेस्ट बीच में लाने की जरूरत क्या थी? इसलिए क्योंकि आपको गुमराह करना है, लोगों को भटकाना है और यहाँ की बातें आपको वहां करना है क्योंकि आपके पास संवैधानिक है। दूसरी चीज मैं कहते हैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि कहते हैं कि अगर किसी एक्शन की वजह से लोग घायल होते, लोग मरते, उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। मैं इसे इत्तेफाक। तो मेरे एक मित्र है हेमंत करके, मेरे मित्र थे, इस मुल्क के लिए शहीद हुए, मेरे व्यक्तिगत मित्र, मैं बहुत प्यार करता हूँ, इस मुल्क के लिए शहीद हुए। और जब वो ऑपरेशन कर रहे थे 26/11 का, एक वजीरे आला, एक चीफ मिनिस्टर, वो आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब ऑपरेशन चल रहा था। फिर उनके विधवा के घर पे, हेमंत करकरे की विधवा के घर पे गए, 1 करोड़ का चेक लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एडवर्टाइजमेंट निकाले ट्विटर। जब ऑपरेशन चल रहे थे पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ मुंबई में, मेरे शहर, उस व्यक्ति को आप क्या देशद्रोही कहोगे? मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। क्या देशद्रोही उस व्यक्ति को आप कहोगे जो व्यक्ति, जब न्यूज आती है कि 40 से अधिक लोग हमारे तैनात के वीर जवान शहीद हो गए, तब वो शूटिंग करते हैं क्योंकि उनको प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना, अब उसको देशद्रोही कहोगे? मैं नहीं। ठीक है, शुभेंदु शेखर जी जवाब दे रहा है। तहसीन पुनावाला जी अब जवाब सुन लीजिए, मैं उसके बाद आ रहा हूँ। प्रभात राय जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ सर जी। देखिए, पूनावाला जी और मैडम का मेरे को नाम नहीं अभी समझ में आया, तो पर दोनों लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो कम्युनिटी है वो अफजल गुरु के भी केस में जब फांसी दी जा रही थी ना, तब भी वो इसी तरीके से रो रहे थे और ये कह रहे थे कि कोई प्रूफ नहीं है। ये फेक न्यूज। मेरी बात सुनिए, पूनावाला ये फेक न्यूज है, मैं फेक न्यूज अलाउ नहीं करूंगा। अफजल गुरु को आपको फांसी जब मिली, आप सुन लीजिए, नहीं, अफजल गुरु गलत बयानी कर रहे हैं, बताता हूँ। अफजल गुरु को आपको यहाँ पे पत्रकार है, मैं एक कौम का नाम खराब नहीं होने दूंगा। मैं 1 मिनट के लिए माफी चाहता हूँ, बीच में हो रहा हूँ। अफजल गुरु को रातों रात फांसी लगाई गई थी, किसी को नहीं पता था, कांग्रेस की हुकूमत थी कि फांसी लग रही है। प्रोटेस्ट कब हुआ? कब हुआ? आप मुझे सर, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, आप मुझे बताइए विजुअल्स मुझे। बड़ा खराब लग रहा है फेक न्यूज ले आते हो। नाम सुनते ही, अफजल गुरु का नाम सुनते बड़ा खराब लग रहा है। आसाम के केस मुझे अफजल गुरु के नाम से कोई लेना देना नहीं है।
मैं आपसे नहीं, पूछ रहा हूं, क्यों नहीं लेना झूठ बोल रहे हो आप इस शो पे झूठ बोल रहे हो और इसको मैंने ट्वीट कर दिया। आप मुझे बताइए किस तारीख पे प्रोटेस्ट हुआ, किस तारीख पे मुंबई दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ बताइए, क्योंकि वो जो अफजल गुरु फांसी लगाई थी राजपूत सीक्रेट में लगाई गई थी। आप बोलिए ना, फैक्ट चेक कीजिए, क्यों झूठ बोलते हो आप झूठ क्यों बोलते हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं गलत हूं आप मुझे करेक्ट कीजिए। सर देखिए, मैं बिल्कुल सच बोल अफजल रहा गुरु को फांसी हूं। कब आप लगी मेरे सर? पूरी पूनावाला साहब, आप मेरे पहले नहीं, बात आप सुनिए, गलत उसके मत बाद जवाब बोलो। दीजिए। मैं गलत नहीं, नहीं बोल आप रहा गलत हूं। मत बोलो। चलिए ठीक है, देखिए मैं मेरे पास गलत टाइम कम नहीं है। बोल रहा हूं। ठीक है देखिए, मैं बात हो पूछ रहा गई। हूं। ठीक है, प्रभात राय जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उन्हें डिबेट में जोड़ लेता हूं। ठीक है पूनावाला जी, आपकी बात हो गई। मैं शुभेंदु शेखर जी दोबारा से आपके पास आऊंगा। मैं प्रभात राय जी सर आपके पास आना चाह रहा हूं। प्रभात राय जी, दिल्ली हाईकोर्ट का जो रिमार्क आया 2-3 दिन पहले वो बहुत सख्त है और उसने यूएपीए कानून का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मिस यूज किया जा रहा है, उसने कहा है कि दुरुपयोग जो किया जा रहा है उस पर चिंता जाहिर की, उस पर फिक्रमंदी जाहिर की है और साफ साफ कहा है कि जब इस तरह के मामले हो तो पहले उस पर बहुत कायदे से गौर व फिक्र होना चाहिए। जी जनाब, दिक्कत यहां पर यह है कि कानून तो एकदम ठीक है, यूपीए के कानून से किसी का कोई झगड़ा नहीं है। इस तरह के कानून पहले भी रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद एक हकीकत है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में आज भी आतंकवाद, आसाम में आज भी उल्फा है, सिख टेररिज्म का भी खतरा लगातार बना रहा है, कश्मीर में तो जारी है ही। तो तमाम हिस्सों में आतंकवाद एक हकीकत है और आतंकवाद के लिए जो पुख्ता सबूत चाहिए वो क्योंकि नहीं थे इस केस में, इसलिए ऐसी सख्त टिप्पणी हाई कोर्ट ने की और वो बहुत सोच समझ के की है कि अगर हिंदुस्तान की पुलिस जो है वो न्याय को और रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन करेगी और किसी को भी फंसा देगी, इसलिए कि असहमति है उसकी, इसलिए कि प्रोटेस्ट कर रहा है, वो हुकूमत की नीतियों से वो के बरखिलाफ है, उनकी मुखालफत कर रहा है, तो उसको आप फंसा दीजिए टेररिज्म पे। टेररिज्म बहुत बड़ी चीज है, टेररिज्म में तो बहुत बड़ी साजिश होती है, पूरे ग्रेनेड इस्तेमाल होते हैं, स्टेन गन इस्तेमाल होती हैं। नहीं बिल्कुल, कोर्ट ने अपने रिमार्क में कहा है कि हर किसी को दहशतगर्दी और हर किसी को आतंकवाद की उसमें अगर आप फंसाते रहेंगे तो फिर इसकी गंभीरता खत्म हो जाएगी, आतंकवाद अपराध की गंभीरता ही खत्म हो जाएगी। ये कोर्ट का रिमार्क है बाकायदा। गंभीरता के अलावा एक और बड़ी बात है कि आप बेगुनाहों को, जिनको मामूली अपराध जिन्होंने किए भी है, चलिए हमने मान लिया अपराध उन्होंने, हम ये नहीं कहते कि साहब चलो उन्होंने छोटे मोटे अपराध किए हैं, लेकिन वो टेररिज्म जैसा अपराध जिसमें सजाए मौत है, जिसके अंदर आजीवन कारावास की सजा है, जिसमें जमानत नहीं होती, तो ऐसे गंभीर अपराधों को लगाते हुए उन धाराओं को हटाया गया। कन्हैया कुमार पर भी तो लगाई थी राजद्रोह की धारा, क्यों हटा दी हाईकोर्ट ने? तो इस तरह की धाराएं पहले भी रखती रही। जेएनयू को तो इस कदर बदनाम कर रहे हैं ये लोग, आप जानते हैं, ठीक है सहमति रहेगी, असहमति भी रहेगी, और कम्युनिज्म हो या सोशलिज्म हो या और दूसरी पार्टियां, कांग्रेस, वो अपनी असहमति जाहिर करेंगे। और ये जो तरीका कार हुकूमत अपना रही है उससे उसका वकार कम हो रहा है, उससे उसका वकार कम हो रहा है। आप सोचिए कि अगर विश्वसनीयता कोई सरकार खो दे रूल ऑफ लॉ की, तो उससे किसी का नुकसान नहीं, उससे पूरे हिंदुस्तान का नुकसान है, वो हुकूमत का उसका भी नुकसान है जो पावर में है वो लोग। ठीक है फराह फैज जी, टिप्पणियां करता है फराह फैज जी, क्योंकि आप कानून से जुड़ी हुई हैं, हाई कोर्ट ने बहुत सख्त रिमार्क दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रवैया होगा या आगे अब इसमें क्या कुछ होगा? देखिए, हाईकोर्ट ने जो रिमार्क दिया है वो बहुत सीरियस रिमार्क है और सरकार को शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर और इस बात से सबक भी लेना चाहिए। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, वहां जजेस के सामने क्या दलीलें दी जाती हैं वो उन पे बेस करते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि क्योंकि बहुमत की सरकार है और बहुमत की सरकार होने की वजह से ये लोग कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और एक प्रेशर के साथ में जो लोगों की आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग धार्मिक राजनीति पर खेल खेल रहे हैं। यहाँ के जो मेन इश्यूज हैं उनकी कोई बात नहीं करता। कल जिस वजह से गवर्नमेंट वजूद में आई थी महंगाई को लेकर के, आज उस इश्यू को सब भूल चुके हैं। आज के लोग जो आम लोग हैं
वो किस तरह महंगाई को फेस कर रहे हैं, ये सोचने की जरूरत नहीं समझती। और सबसे ज्यादा गिरी हुई बात ये है कि ये औरतों की डिग्निटी से जुड़े इश्यूज पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे वो 3 तलाक का मामला है, चाहे वो लव जिहाद का मामला है। इतने बेहुदा एक्ट फ्रेम किए हैं जिनसे एक भी विक्टिम। ठीक है, मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपके पास आना चाहूंगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, सवाल ये उठ रहा है कि अब हाईकोर्ट ने बहुत सख्त रिमार्क किया है यूएपीए को लेकर और उस पे जो रवैया सरकार का है। मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि कोई किसान अगर प्रोटेस्ट करता है कानून के खिलाफ तो उस पर इस तरह का कानून लगा दिया जाता है। सीए को लेकर कोई मुसलमान अगर एहतजाज करता है तो उन पर इस तरह का कानून लगा दिया जाता है। सवाल ये उठ रहा है कि जब हाईकोर्ट ने रिमार्क किया है, इतना सख्त उसका रिमार्क है, क्या सरकार के रवैये में फर्क आएगा? देखिए, मैं आपके इस प्रश्न के जवाब देने से पहले जो हमारे मोहतरमा है उनका जवाब देना चाहता हूँ जी। 4 दिन पहले एक सिख महिला का धर्मांतरण होकर रामपुर के अंदर उनके दोनों बच्चे, जो एक 14 साल का बच्चा था और एक 18 साल का बच्चा था, उसको खतना कर दिया गया। सिख महिला थी, पति की डेथ हो गई थी, किसी चैनल ने नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विकास की बात कर रही है। यहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमको कोई विरोध की कोई वो नहीं है, पर जब देश की मामला आता है, देश के विषय के ऊपर मामला आता है, तब इस तरीके की बातें लगाई जाती हैं। अब देखिए, बाटला का जो केस हुआ था, बाटला हाउस वाला केस में सभी लोगों ने यही कहा कि अरे साहब, वो बच्चों को ऊपर एक्शन किया जा रहा है, और बाद में क्या प्रूफ हुआ? तब इनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। देखिए, जब ऐसे केसेस आते हैं तो पुलिस को भी प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन पुलिस डिपार्टमेंट को भी कहना चाहता हूं कि जब तक बिल्कुल 100% प्रूफ ना हो जाए, जिसको हो सकता है वो सही हो, पर उसके प्रूफ ना हो, उनके ऊपर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 6 महीने 8 महीने के बाद तहसीन पूनावाला जी, ठीक है तहसीन पूनावाला जी, क्या आपको लगता है कि इस रिमार्क के बाद अब सरकार के रवैये में किसी तरह का फर्क आएगा? बहुत सख्त रिमार्क है हाईकोर्ट का। बिल्कुल नहीं। जो मौजूदा हुकूमत है, इस मुल्क की बदकिस्मती है, ये जो मौजूदा हुकूमत है वो इस वक्त इस मुल्क पर हुकूमत कर रही है और ये लोग संविधान और आईन के खिलाफ हैं। इन लोगों का इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो आप बुलबुल की किताब बंच ऑफ थॉट्स एंड माय नेशन को डिफाइन पढ़ लीजिए, बुलबुल की स्पीचेस पढ़ लीजिए। वो इस देश के आईन और संविधान को मानते नहीं, तिरंगा को मानते। तो ये सोचना कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से इनको फटकार मिली से सुधर जाएगी, ये ना। लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है, और मैं आपके और मुल्क के आवाम को मैं बताना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ हमें राजनीतिक और सियासत लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। अगर इस मुल्क को बचाना है, महात्मा गांधी के इस मुल्क को बचाना है, तो इन लोगों को बाहर निकालना हुकूमत से बेहद जरूरी है। ये डराएंगे, ये हमें डराएंगे, ये हम पर केसेस करेंगे, फर्जी केसेस करेंगे, लेकिन इनको निकाल कर ही इस मुल्क को बचाया जा सकता है। इसे हमें दूसरे आजादी की लड़ाई की तरफ करना होगा, इन लोगों को निकालना होगा, वरना इस मुल्क को तबाह कर देगा। जिस तरह लास्ट लाइन होगा, जिस तरह इन्होंने कोविड में इनका जो परफॉर्मेंस था सेकेंड वेव, और इन्होंने जानबूझकर लोगों को मरने पर छोड़ दिया। अब ब्लैक फंगस के केसेस हो गए क्योंकि इन्होंने लोगों को साफ सुथरा ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए। ये लोग बिल्कुल इंसान की जिंदगी के लिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सरकारों को तो जवाबदेह होना चाहिए और सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई एहतिजाज किया जाता है, कोई सवाल किया जाता है, और ये हक तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ये हक तो आइन ने दिया, मुल्क का आइन ये हक देता है कि आप एहतिजाज कीजिए। अगर आपको कहीं कोई परेशानी है, आप सवाल पूछिए सरकार से, और ये जिम्मेदारी सरकारों की बनती है कि अवाम की परेशानियों को सॉल्व करें, अवाम की परेशानियों के, अवाम के जो सवाल हैं उनके जवाब दिए जाएं, ना कि जवाब के बदले में उन पर गद्दारी या देशद्रोह के इल्जामात लगाए जाएं। तो ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के जो रिमार्क हैं, इस पर गौर व फिक्र सरकार को करना चाहिए और कम से कम सरकार के रवैये में भी लचक आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन पूनावाला जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, फराह फैज जी और प्रभात राय जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।